हेलो स्टूडेंट्स, फिर से वही डायलॉग। लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या कवर किया था? लास्ट क्लास हम लोगों ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को डिस्कस किया था, जब मैंने आपको 3 लॉ सिखा दिए थे। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन। आओ आज आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं अपना 4th लॉ। इसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस लॉ का हम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, आप इसको समझो, फिर इसके ऊपर जब टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वो फिक्स्ड होता है ना। और आप बहुत आसानी से मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप पता कर सकते हो कि वहां पर ये लॉ लग रहा है या फिर नहीं एप्लीकेबल है ना। चलो सिखाता हूं, देखो आपको। पहले बात करते हैं तो कार्बन, यहां पर 3 एलिमेंट्स होंगे, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक, कार्बन जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो वो क्या बनाता है? CO2। कार्बन जब हाइड्रोजन से कंबाइन होता था क्या बनाता है? CH4। तो लॉ क्या बोलता है? एक एलिमेंट जब 2 अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन होकर 2 अलग अलग कंपाउंड बनाता है, ठीक, तो उन कंपाउंड्स में जो डिफरेंट एलिमेंट्स कौन है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इनके जो मासेस होते हैं, बताओ यहां ऑक्सीजन का मास कितना? 32 ग्राम। बताओ यहां हाइड्रोजन का मास कितना? 4 ग्राम। ठीक, तो इनके मासेस का रेशियो या तो बराबर होगा। बराबर किसके? जब ये डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे, लाइक H2। तो क्या कहना चाहता है लॉ कि H2 जब बनेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा कितना होगा? 2:16, दैट इज 1:8। तो ये रेशियो या तो इन दोनों के इस रेशियो के बराबर होगा या फिर उसका एक सिंपल मल्टीपल होगा। क्या कहता है? वापस से सुनना। एक एलिमेंट जब 2 अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो इन दोनों अलग अलग एलिमेंट्स के मास का रेशियो, तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो यहां कितना है? 4:32, दैट इज 1:8। तो जब ये दोनों एलिमेंट्स मिलकर कोई कंपाउंड बनाएंगे और वहां इनका जो मास रेशियो होगा या तो वो इस रेशियो के बराबर होगा या फिर ये आपस में एक दूसरे के कोई मल्टीपल होंगे। मल्टीपल कैसे? जैसे 1:8 है, 1:8 की जगह ये कुछ 1:16 हो जाता है ना। तो 1/8, 1/16 देखो क्या है? 1/8 से हाफ टाइम्स है ना। ऐसे बोल दो 1/8 1/16 का डबल है, तो ये उसका मल्टीपल होगा, है ना। और भी वैल्यूज हो सकती है, 1/24 हो सकता है, 2/16 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर एक सिंपल मल्टीपल होगा। तो ध्यान देना, बस सिंपल सा लॉ है कि जब दोनों अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, दोनों अलग अलग, तो जो इनका मास रेशियो है वो इनके इनिशियल मास रेशियो के या तो इक्वल होगा या उसका कोई मल्टीपल होगा। कैसे? देखो एक और एग्जांपल, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन होकर बनाते हैं SO2, SO3 भी बना सकता है, कोई इश्यू नहीं है। S और H मिलकर क्या बनाते हैं? H2S। डिफरेंट एलिमेंट कौन है? यहां पर है ऑक्सीजन, यहां पर है हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का मास यहां 32 ग्राम, हाइड्रोजन का मास यहां पर 2 ग्राम। रेशियो निकालो, 2:32, दैट इज 1:16 होगा। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे या तो उनका रेशियो यही आएगा या फिर इसका कोई मल्टीपल आएगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? H2O। बताओ हाइड्रोजन का मास यहां पर कितना? 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16, रेशियो कितना आ गया? 1:8। अब देखो हम 1:8 को 1/8 लिख सकते हैं, 1:16 को हम 1/16 लिख सकते हैं। बताओ क्या 1/8 1/16 का एक मल्टीपल है? हाँ जी बिल्कुल है, 2 टाइम्स मल्टीपल है। तो यही आपका लॉ होता है कि जब एक एलिमेंट 2 अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन होगा तो इन दोनों अलग अलग एलिमेंट का जो मास रेशियो है वो उस मास रेशियो के या तो बराबर होगा या फिर उसका कोई एक मल्टीपल होगा जब ये दोनों एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। आ रही ना बात समझ में आपको? ये तो हुआ लॉ। अब कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हो? देखो बहुत आसान होता है। यहां पर 3 कंपाउंड्स होते हैं,
CO2 CH4। दो कंपाउंड्स में एक एलिमेंट कॉमन होगा, कार्बन कार्बन, और बाकी दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। और जो तीसरा कंपाउंड बनेगा वो दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा। अगर ऐसा है तो ये लॉ वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं। देखो एग्जांपल, SO2 H2S, तो कॉमन एलिमेंट सल्फर हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अगला कंपाउंड अगर H2 है या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है तब तो ये लॉ वैलिड है, अदरवाइज ये लॉ वैलिड नहीं होगा। ठीक, मैं एक ऑप्शन लिख रहा हूं, बताना इस पर लॉ वैलिड है या फिर नहीं है। ठीक, बताओ यहां पर लॉ वैलिड है या फिर नहीं है। हाँ, वेरी गुड, लॉ यहां पर वैलिड है। कैसे? CO2 SO2, कॉमन एलिमेंट कौन हो गया? ऑक्सीजन। ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं। अगला कंपाउंड अगर इन दोनों से मिलकर बना है तो लॉ वैलिड होगा। तो देखो, कार्बन सल्फर, लॉ वैलिड है। ठीक, जैसे मैं लिखूं CO2 SO2 CO, बताओ लॉ वैलिड है या नहीं है? नहीं, यहां लॉ वैलिड नहीं है। क्यों? कार्बन ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, कॉमन एलिमेंट ऑक्सीजन। तो अगला कंपाउंड कार्बन और सल्फर से बनना चाहिए था, लेकिन बन किससे रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन से। यहां पर ये लॉ वैलिड नहीं। तो बहुत आसान होता है इसको पहचानना। तीन एलिमेंट्स होंगे, तीन कंपाउंड्स होंगे, तीनों कंपाउंड में से कोई भी दो में एक एलिमेंट कॉमन होगा, दो अनकॉमन होंगे, और तीसरा कंपाउंड उस अनकॉमन एलिमेंट से बनना चाहिए। कॉपी करो, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, एक क्वेश्चन करते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज वैलिड। ठीक, ऑप्शन ए है KI KCl KBr, ऑप्शन बी है N2O NO2 N2O3, ऑप्शन सी है आपके पास कुछ मालूम ले लेता हूं, H2O NO2 NH3, एंड ऑप्शन डी है P2O3 एंड PCl5। ठीक, आपको बताना है इनमें से किस पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड है। देखो, KI KCl, एक एलिमेंट कॉमन, दो अनकॉमन, तो अगला कंपाउंड दोनों अनकॉमन एलिमेंट से बनना चाहिए था, यानी I और Cl से बनना चाहिए। नहीं बन रहा है ना, दोनों कॉमन, यहां तो सारे एलिमेंट्स क्या है? कॉमन, तो यहां पर भी वैलिड नहीं होगा। यहां देखो, H2O NO2, कॉमन एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। तो अगला कंपाउंड दोनों अनकॉमन एलिमेंट से, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बनना चाहिए। बन रहा है, मतलब यहीं पर आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड है। यहां पर P2O3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बाकी दोनों एलिमेंट क्या है? कॉमन है ना, या तो दोनों ही एलिमेंट कॉमन है, तो फिर यहां पर भी आपका लॉ वैलिड नहीं होगा। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और ये इसको पहचानना। तीन कंपाउंड्स, तीन एलिमेंट्स, कैसे पहचानते हैं ये मैंने आपको बताया। कॉपी करो, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला लॉ डिस्कस करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, है ना। यहां पर एक लॉ होता है जो गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, तो आओ उसको भी डिस्कस करते हैं। फिर देखो, जो अपना फिफ्थ लॉ है, दैट इज नॉट एवोगैड्रो, इसको हम बोलते हैं
लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, या फिर आप इसको एवोगैड्रोस लॉ भी बोल देते हैं। देखो लॉ क्या कहता है, बहुत आसान सा लॉ है, ये आपके कैलकुलेशंस में भी काम में आएगा, इसलिए आप एक नई चीज सीखने वाले हो। नई चीज क्या है, देखो हमने देख लिया है कि गैसेस के लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। फॉर गैसेस वी कैन अप्लाई पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक, अब अगर हम कंडीशंस कर दें कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो देखो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस वैसे भी कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही कैरी करवाई जाती है। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल्स के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल्स के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि द वॉल्यूम ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी ट्रीटेड सिमिलर टू इट्स मोल्स। हम गैस के वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, उसके मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और अगर हम उसके वॉल्यूम को मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं तो एवोगैड्रो ने अपना एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया, उसने बोला कि गैसेस कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। गैसेस क्या होते हैं, अपने वॉल्यूम्स के सिंपल रेशियो में कंबाइन होती है। एंड इफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ऑल्सो अ गैस, ठीक, देन इट्स वॉल्यूम will be, लिख रहा हो तो सिंपल, will be in simple ratio with the volume of reactant gases। अभी क्या है मतलब समझो इसका, जैसे रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 गैस। ठीक, इस चीज को भी हम आगे चलकर स्टोइकियोमेट्री में दोबारा डील करेंगे, बट अभी आप यहां पे देख सकते हो। देखो नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट कितना है 1, हाइड्रोजन का कितना है 3, NH3 का कितना है 2। तो हम लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के हिसाब से क्या बोल सकते हैं कि भाई 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। क्या बोल सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। अब आप बोलोगे यार ये मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो बहुत आसान सा सिग्निफिकेंस है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने 50 ml हाइड्रोजन काम में ली है, तो उसी टेम्परेचर उसी प्रेशर पर रिएक्ट करने के लिए आपको कितनी हाइड्रोजन काम में लेनी होगी, तो आप क्या बोलोगे भाई 1 वॉल्यूम के लिए 3 वॉल्यूम काम में आती है। बताओ 50 ml के लिए कितनी हाइड्रोजन काम में आएगी, 3 into 50 दैट इज 150 ml। ठीक, सिमिलरली 1 वॉल्यूम के लिए कितनी काम में आती है, 2 वॉल्यूम। अगर 1 वॉल्यूम के लिए 2 वॉल्यूम काम में आती है तो बताओ 50 के लिए कितनी काम में आएगी, 2 into 50 दैट इज 100 ml। तो यह है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स का यूज। अगर आपको रिएक्शन में गैसेस दी हुई हैं तो आपको अगर उनके मोल्स नहीं देकर वॉल्यूम भी दे दिया है तो आप उनके वॉल्यूम्स में डायरेक्टली डील कर सकते हो। कोई भी गैसियस रिएक्शन लिखी हो, मान लो मैं रिएक्शन लिखता हूं कुछ ये हम एक रिएक्शन लेते हैं लाइक आप ले लो H2 गैस, सिंपल ले लेते हैं, प्लस I2 गैस। ऐसा करो थोड़ा चेंज करता हूं एग्जांपल में आपको मैं, अब ये एग्जांपल लो, N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO लिक्विड। ठीक, आप फिर से देखो, इसका मतलब क्या होगा कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन will react with 1 volume of oxygen to give
हाँ वेरी गुड, ये ध्यान रखना, इसका क्या हो जाएगा, टू वॉल्यूम, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक लिक्विड है। हम गैस के वॉल्यूम को लिक्विड के वॉल्यूम से रिलेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ मोल्स को। आप ये बोलो इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, पहले आगे सीखेंगे भी हम और डिटेल में, तो इसका 2 मोल बन सकता है। तो आप लिक्विड और गैस के मोल्स को रिलेट कर सकते हो, वॉल्यूम्स को रिलेट नहीं कर सकते हो। आप इस रिएक्शन में सिर्फ N2 और O2 के वॉल्यूम को आपस में रिलेट कर सकते हो। अगर आपको N2 का 100 ml चाहिए तो O2 का भी कितना चाहिए होगा, 100 ml चाहिए होगा। बात समझ में आ रही ना आपको? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कभी भी ये गलती मत करना कि कहीं आप गैस के वॉल्यूम को लिक्विड या फिर सॉलिड के वॉल्यूम से रिलेट करना शुरू कर दो। तो ये आपके ओवरऑल 5 लॉज थे जिनके बेस पर एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक, तो 5 लॉ मैंने आपको सिखा दिए, 5 को यूज करना भी सिखा दिया है। ये लॉ अभी हम थोड़े टाइम के बाद स्टोइकियोमेट्री जब स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशंस करना, इसके मोल से उसके मोल निकालो, उसके मोल से इसके मोल्स निकालो, वहां पर हम इस चीज से दोबारा डील करेंगे। तो एक बार आप इसे कॉपी करो। फिर हम लोग अब आगे बढ़ने जा रहे हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो, एम्पेरिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ने से पहले आपको एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ना होगा, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। और आप इसको बोल सकते हो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। इन अ कंपाउंड। ठीक, तो ज्यादा परसेंटेज कंपोजिशन बोल लो या परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड बोलो, बहुत आसान है, ये आपको पहले से ही आता है। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि H2O, बताओ H2O में हाइड्रोजन का मास परसेंट कितना है। यहां पर परसेंटेज से हमारा मतलब होता है मास परसेंट, है ना, मास परसेंट। बताओ मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन यहां कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी। कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास निकाल लो, कितना है, 2 ग्राम, है ना, 2 हाइड्रोजन है, डिवाइडेड बाय इस पूरे कंपाउंड का मास कितना है, 18 ग्राम इंटू 100। सही है। बताओ ऑक्सीजन का मास परसेंट कैसे निकालूं? ऑक्सीजन का मास, एक ऑक्सीजन, उसका मास 16 डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 18 इंटू 100। ये क्या हो गया, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का परसेंटेज हो गया। बस इसी चीज को हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन या फिर मास परसेंट। एक कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सबका मास परसेंट कैलकुलेट करना है, इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। तो अगर मैं यहां पर एक एलिमेंट की मास परसेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाऊं, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, बताओ किसके इक्वल होगा? सिंपल हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। ये आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला आ गया जिसको आप पहले ही जानते हो कि किसी भी कंपाउंड में अगर आपको एक एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो उस एलिमेंट का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100, इसको यूज करके आप यहां से क्या कर सकते हो, परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है, इस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। तो पहली वैरायटी तो है ही, जैसे मैं आपसे बोल दूं H2SO4, H2SO4 में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताओ, तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन का मास कितना, 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 98 इंटू 100। तो ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है अगले और टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिनमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कवर करते हैं,
जो आपसे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के ऊपर पूछा जा सकता है। ठीक, देखो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज लाइक दिस कि अ कंपाउंड कंटेन्स, या ऐसे छोड़ो, दूसरा क्वेश्चन करते पहले। मैं तो आपसे कि इंसुलिन कंटेन्स 3.2% सल्फर। ठीक, इंसुलिन कोई कंपाउंड होता है, ठीक, जो 3.2% सल्फर को कंटेन करता है। कैलकुलेट द मिनिमम मोलर मास, ऑफ इंसुलिन। अब देखो, ये एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें आपको एक लॉजिक लगाना होता है, एक ट्रिक जो आपको सीखनी होगी, आपको नहीं आती है इसलिए आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ एक डेटा दिया है कि इंसुलिन कोई कंपाउंड है। अब बताओ इंसुलिन का फॉर्मूला क्या? नहीं आता ना? मुझे भी नहीं आता, मुझे जरूरत भी नहीं है। इस क्वेश्चन को करने में कुछ लोग क्या करते हैं, मैं बहुत बार देखा है, इंसुलिन का फॉर्मूला बता दो। अब इंसुलिन का फॉर्मूला मुझे याद नहीं, मैं तुमको क्या बताऊंगा, है ना? तो इंसुलिन का फॉर्मूला याद होना जरूरी नहीं है, यहां पे कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन को समझो, टेंडेंसी होती है हम क्वेश्चन पढ़ते हुए नया नाम होता है, यार इसका तो फॉर्मूला ही नहीं पता, मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा। ये क्वेश्चन डिजाइन ऐसे किया गया है कि आपको इसके फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो, ये कह रहा है इंसुलिन में जो सल्फर होती है, जितनी भी सल्फर होती है, उसका परसेंटेज कितना है? 3.2। ठीक, और उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिख दिया यहां पर, मिनिमम मोलर मास। मिनिमम, अपना जो मिनिमम मोलर मास है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सल्फर पे। पर इस कंपाउंड में सल्फर का परसेंटेज 3.2 है और आपको उसका मिनिमम मोलर मास बताना है। एक बात बताओ, इस इंसुलिन में मिनिमम कितने सल्फर एटम्स होते हैं? मिनिमम सल्फर एटम्स। इस कंपाउंड में आप बोल सको कि सल्फर है, उसके लिए मिनिमम कितना एटम होना चाहिए? भाई एक एटम तो होना ही चाहिए ना। अगर इसमें एक भी सल्फर एटम नहीं है तो क्या आप बोलोगे इसमें सल्फर है? नहीं बोलोगे, है ना। एक है तो सल्फर है, दो है सल्फर है, तीन है सल्फर है। एक से ज्यादा कितने भी सल्फर एटम हो, यहां पर सल्फर प्रेजेंट होगी, बोलोगी ना। तो यही फंडा होता है इस टाइप के क्वेश्चन का। कभी आपको इस ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल जाए, उसमें ऐसा पूछ ले कि मिनिमम मोलर मास बताओ, तो आप यही दिमाग लगाना है, भाई मिनिमम जिस एलिमेंट पर डिपेंड कर रहा है, मिनिमम मोलर मास के लिए एटलीस्ट वो एक एटम तो होना ही चाहिए। तो मैं मानकर चलूंगा कि मिनिमम 1 सल्फर एटम होगा इसमें, मिनिमम कंडीशन में। तो अगर मैं यहां से परसेंटेज कैलकुलेट करूं, परसेंटेज ऑफ सल्फर का फॉर्मूला, तो मैं क्या बोलूंगा? मास ऑफ सल्फर। तो एक सल्फर एटम मैंने माना है इंटू 32 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इंसुलिन, पता नहीं, वही तो कैलकुलेट करना है, इंटू 100। अब आप क्वेश्चन पढ़े, आपको परसेंटेज ऑफ सल्फर दिया गया है 3.2। इसको आप सॉल्व कर लो तो देखो, ये 3.2 से ये कैंसिल, ये 0.1 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 1000। तो ये होगा आपके इंसुलिन का मिनिमम मोलर मास। तो एक स्टैंडर्ड और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये स्टैंडर्ड तरीका है, जिस एटम का परसेंटेज दिया हुआ हो, मिनिमम के लिए उसका एक एटम कंसीडर करो और उसके बाद आप परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हो। कॉपी करो और क्वेश्चंस करते हैं। फिर देखो अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास कुछ की a compound used in making rayon, it contains 43.8% oxygen
बाय मास। ठीक, आगे बोला है इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज, आपको इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दिया है, एक सेकंड में आपको वैल्यू बताऊं। वन 146, then calculate the number of oxygen atoms. You have to calculate is number of oxygen atoms in one molecule of the compound. ठीक, तो यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिया गया और इस कंपाउंड में मतलब कोई कंपाउंड जो रेयन बनाने के काम में आता है उसमें 43.8% ऑक्सीजन बाय मास है। ठीक है, तो आपको इस कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पता है ना, बिल्कुल वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हो। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिख लो पहले, तो बताओ क्या होगा मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 होगा। तो बताओ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 43.8 इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना, बताओ। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स वो तो मुझे पता नहीं, n मान लेता हूं, इनटू मास ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम कितना हो गया 16, डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है 146, इनटू आप कितना लिखोगे इसको 100 होगा। इस वैल्यू को आप सॉल्व करो, आपको n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी मिल जाएगी 4, यानी इस एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। आई बात समझ में। तो ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जिनमें आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दे दिया है, परसेंटेज दे दिया है और आपसे नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर पूछ रहा है। ठीक, इसके बाद एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है, आओ उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर देखो एक और छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन एक्चुअली परसेंटेज के ऊपर तो आपका बेस्ड नहीं है, बट इसका एक यूज है यहीं पे, तो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी आप इनमें भी गलती कर लेते हो। क्वेश्चन इज अ सैंपल ऑफ सल्फर weighs 19.2 ग्राम एट, है ना, सल्फर के वेपर्स हैं 19.2 ग्राम एट, ये ऐसे करो, थोड़ा चेंज करो और वापस लिखते हैं, और 19.2 ग्राम सैंपल ऑफ sulfur vapors exert a pressure of 8 atm in a 0.821 liter closed vessel at 527 degrees Celsius. ठीक, you have to tell the molecular formula of the sulfur vapors is, ठीक। तो एक कंपाउंड है सल्फर का, उसको सल्फर H2 की फॉर्म में हो सकता है, S4, S6, S8, S10 किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक, तो मान लेता हूं कि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो ध्यान रखना, सल्फर एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसमें एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो
SX टाइप का ये कोई आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसकी वेपर लिया आपने 19.2 ग्राम, ठीक है। वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है 8 atm, कंटेनर का वॉल्यूम 0.821 लीटर और टेम्परेचर है 527 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यूज देखते ही आपको क्लिक करना चाहिए कि यहां पे तो आपको वेपर के लिए PV = nRT अप्लाई करना है ना। बताओ प्रेशर कितना है, प्रेशर है 8 atm, वॉल्यूम कितना है 0.821 लीटर। मोल्स, बताओ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास। तो आपको वेपर का मास दिया है 19.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास, सल्फर का मोलर मास 32, वो तो तब जब अकेला सल्फर हो। यहां पर तो सल्फर है कितना एटम्स है x, तो 32x। बात समझ में आ रही है। बताओ R की वैल्यू कितनी 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना 527, 527 हो गया 800 केल्विन। अब देखो कितनी आसानी से सब कुछ कैंसिल होने वाला है। अगर मुझे x कैलकुलेट करना है, मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं, इस एक जीरो को इस पॉइंट हटा रहा हूं, इस जीरो से, है ना। तो ये बनेगा 19.2 इंटू 0.821 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 8 इंटू 0.821। सही है। देखो 0.821 से 0.821 गया, 8 से 8 गया, 0 से इसका ये पॉइंट गया, 32 192 को 6 टाइम्स कैंसिल करेगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 6, और अगर x की वैल्यू 6 है तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा S6 होगा। तो ऐसी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए जिसमें आपसे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लेगा कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन देकर। चलो, तो यहां हमने कंप्लीट किया कैसे हम एक एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं और कैसे उसके परसेंटेज से हम उसका मॉलिक्यूलर मास और उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को एस्टिमेट कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कवर करने के बाद अब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं किसको, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास को। तो आओ देखते हैं क्या होते हैं एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास। फिर देखो अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान टॉपिक जिसका नाम है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो किसी भी कंपाउंड के ना दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक एम्पेरिकल और दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनसे आप मिलने वाले हो। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। अब कोई मुझे बताएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज इज C6H12O6। बताओ ये इसका कौन सा फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। हाँ, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बता रहा है कि इस ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन है 6, कितना हाइड्रोजन है 12 और कितना ऑक्सीजन है 6। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर मैं इसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने चलूं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने में मुझे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ रेशियो देखना होगा कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या रेशियो है। तो आप देखो कितने कार्बन है 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। रेशियो निकालो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। यानी यहां पर कार्बन 1:2 एटम्स, नॉट कार्बन, यहां पर एटम्स 1:2:1 के रेशियो में प्रेजेंट है। तो क्या बनेगा CH2O। ये जो CH2O हुआ ये क्या है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड के आप दो तरह के फॉर्मूले लिख सकते हो, एक एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स की फॉर्म में जिसको हम क्या बोलते हैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और दूसरा हो गया आपका एटम्स के नंबर के रेशियो की फॉर्म में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बड़ा ही आसान है डिफाइन करना। सबसे पहले अगर हम डिफाइन करने चले किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला of a compound which represents
क्या रिप्रेजेंट करता है? विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में जो आपको बताएगा वो तो कौन सा फॉर्मूला होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ? द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड which gives the simple ratio of number of atoms present in a molecule। तो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स का जो सिंपलेस्ट रेशियो देगा वो आपका कौन सा फॉर्मूला होगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो C6H12O6 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और CH2O ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो मैं इन दोनों को रिलेट कर सकता हूं। कैसे रिलेट कर सकता हूं? मैं यहां पर बोल सकता हूं कि C6H12O6 जो कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इस कंपाउंड के एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O का 6 टाइम्स है। लिख सकता हूं ना? तो अगर मैं लिख सकता हूं तो मैं इस फॉर्म को जनरलाइज कर सकता हूं। मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और एम्पेरिकल फॉर्मूले को रिलेट कर सकता हूं। कैसे रिलेट कर सकता हूं? बड़ा ही आसान है। किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो उसके एम्पेरिकल फॉर्मूले का n टाइम्स होता है। कितना टाइम्स होता है? n टाइम्स होता है। और यहां पर जो n है, n की वैल्यू क्या होती है? n की वैल्यू होती है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। जो भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यह आएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। यहां से आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज वाले केस में अगर मैं n कैलकुलेट करना चाहूं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180 डिवाइडेड बाय इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O, इसका मास आएगा 30। 180 बाय 30 कितना आता है? 6। तो देखो n की वैल्यू हमने कितनी लिखी है? 6। तो इस तरह से हम एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेस को रिलेट भी कर सकते हैं। ये तो बात हुई एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और कैसे हम दोनों को रिलेट करते हैं। कॉपी करो, फिर इनको कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो ये एक स्टैंडर्ड मेथड है जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस पढ़ा भी होगा, तो मैं आपको स्टैंडर्ड मेथड सिखाता हूं। तो इसका एक और फॉर्म भी सिखाऊंगा क्योंकि अब आप एडवांस लेवल पे आ चुके हो थोड़ा। क्या होता है ना, सिर्फ एक टाइप से ही नहीं पता, क्वेश्चन दूसरे टाइप पर भी पूछते हैं। तो दो टाइप से मैं आपको यहाँ पे एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, ध्यान से देखना। चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन इज a compound formed by two elements x का एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है 24 एंड y इसका एटॉमिक मास है 16।
contains 75.8% X। आगे बोल रहा है if say molecular mass of the compound is, तो आपको मालूम बताता हूं, एक मिनट, is 128, then calculate the molecular formula of the compound। ठीक, ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। उसको करने का स्टैंडर्ड तरीका है जो आपने कहीं ना कहीं देखा या सीखा जरूर होगा। देखो, बहुत ही आसान सा टेबल होता है। हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं बेसिकली तरीके में। क्या होता है, हम बोलते हैं कि भाई पहले आप बात कर लो एलिमेंट कौन कौन सा है, ठीक। फिर आप उस एलिमेंट का परसेंटेज देख लो कितना है, फिर उस एलिमेंट के परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, ठीक, कर दिया। फिर उसके बाद जो वैल्यू आए उसका आप रेशियो लो, रेशियो, और फिर उस रेशियो को आप किसमें बदलोगे, एक सिंपल रेशियो में बदलोगे। ये आपका एक प्रोसीजर होता है पूरा जो आपको फॉलो करना होता है। तो चलो, यही आपको सिखाया गया होगा आज तक, हम भी इसी को फॉलो करते हैं। फिर मैं आपको इसके पीछे लॉजिक बताऊंगा कि हम इसको फॉलो क्यों कर रहे हैं, है ना। चलो देखें, एलिमेंट कौन कौन है हमारे पास। एलिमेंट है मेरे पास एक x और दूसरा y। मुझे दोनों का परसेंटेज भी पता है। x का परसेंटेज है 75.8। अगर x 75.8 है तो बताओ y कितना होगा, 100 माइनस दिस यानी 24.2। चलो आगे बढ़ो। अब आपको परसेंटेज को डिवाइड करना है एटॉमिक मास। 75.8 को मैं 24 से डिवाइड करूंगा और 24.2 को मैं डिवाइड करूंगा 16 से। तो वैल्यूज मेरे पास है, ये वैल्यू आएगी कुछ 3.1 और ये वैल्यू आएगी कुछ 1.5, ठीक। अब आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू आई इससे आप निकालोगे रेशियो। रेशियो कैसे निकालते हैं, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है उससे डिवाइड करो। 3.1 अपॉन 1.5, 1.5 अपॉन 1.5, ठीक। तो ये वैल्यू तो आ गई 1। ये वैल्यू कितनी आएगी वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 1.5, 2.33। कितना आ गया, 2.33। अब आप क्या करोगे, अब आप इनको होल नंबर में कन्वर्ट करो। कौन से नंबर में कन्वर्ट करोगे, होल नंबर में ना, सिंपल रेशियो। तो सिंपल रेशियो 1 का 1, 2.33 को आप अप्रोक्सीमेटली कितना लिखोगे, 2। तो ये 2, ये 1 हो गया बस। तो यहां से आपको मिल गया इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला। जो सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करता है वही एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो X2Y क्या होगा, इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। बोले चीज समझ में आती है, ठीक। ये तो आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमने भी सीखा है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइम्स n, ठीक। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपने कैलकुलेट करना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, X2Y और n। बताओ n किसके इक्वल होता है, n होता है मॉलिक्यूलर मास। क्या आपको मॉलिक्यूलर मास दिया है, बिल्कुल दिया है, 128 अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो देखो 2 इंटू 24 48, 48 प्लस 16 64। बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। जैसे आप n की वैल्यू यहां पर 4 लिखोगे तो जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको मिलेगा दैट वुड बी X8 एंड Y4, ठीक है। तो ये वो आपका स्टैंडर्ड तरीका। इस तरह से आप एक टेबल बनाओगे, एलिमेंट, उसका परसेंटेज, परसेंट एटॉमिक मास, रेशियो, और उससे क्या कैलकुलेट करोगे, सिंपल रेशियो।
अब मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूं, जिससे आपको एक टेबल याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। कैसे? ध्यान से देखना। हमने एक्चुअली क्या किया, हमें एक कंपाउंड में दो एलिमेंट्स का परसेंटेज दिया हुआ था। तो एक कंपाउंड था, मॉलिक्यूल एक, उस मॉलिक्यूल में एक X है और एक Y है। आपको दोनों का परसेंटेज दिया हुआ है। ये हमने सीख लिया है कि हम यहां जो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वो परसेंटेज बाय मास है। ठीक है, तो अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो आप मान लो कंपाउंड का टोटल मास 100 ग्राम है। बताओ 100 ग्राम में X का मास कितना हो जाएगा? 75.8 ग्राम। बताओ Y का मास कितना हो जाएगा? 24.2 ग्राम। देखो ये किया हमने। फिर हम परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने परसेंटेज को मास के बराबर लिया ना। तो आप क्या करोगे, ये तो है इनके मास, मास से आप निकाल लो इनके मोल्स। क्या निकालोगे? मोल्स। बस 75.8 डिवाइडेड बाय मोल्स। इसका एटॉमिक मास कितना है? 24। 24.2 डिवाइडेड बाय 16, तो ये वैल्यू आई 3.1 और ये वैल्यू आई 1.5। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इनके मोल्स का रेशियो लेना है। किसका रेशियो लेना है? मोल्स का रेशियो लेना है। ठीक, तो बहुत ही आसान है। 3.1 डिवाइडेड बाय 1.5 और 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5, ये वैल्यू आ गई 2, ये वैल्यू आ गई 1। ठीक, वैसे इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको और अच्छा तरीका बताता हूं। आप चाहो तो, पर एक्चुअली क्या वो और जगह दिखेगा नहीं दिखेगा वाली प्रॉब्लम है, इसलिए आप इसको ऐसे ही लिखो। ये वैल्यू आई, दोनों को डिवाइड करो, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी? 1। तो ये आ गया रेशियो 2:1 का। तो ध्यान ही देना आपको कि अगर आपको एक कंपाउंड में एटम्स के मोल्स का रेशियो पता है, तो जो इनके मोल्स का रेशियो होगा वही एटम्स का रेशियो होगा, और वहां से आप इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। तो ये चीज इस टेबल का सिग्निफिकेंस है। अब आपको मेरा एक स्टेटमेंट ध्यान रखना है, याद रखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आप कई क्वेश्चंस को ना बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये टेबल आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। अभी क्वेश्चन करवाता हूं जहां पे आप इस टेबल के बिना आपको मूव करना होगा, तो ये पॉइंट ध्यान रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि द मोल रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल गिव्स इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर आपको एक मॉलिक्यूल में एटम्स का रेशियो पता है तो आप उस मॉलिक्यूल का एम्पेरिकल फॉर्मूला यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं जहां पे मैं आपको इस चीज का यूज सिखाता हूं। देखो एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड इफ आपको दिया हुआ है कि 2.74 ग्राम मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 1.53 ग्राम ऑफ मेटल। ठीक, और आपको वेनेडियम का एटॉमिक मास भी दिया हुआ है 50। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन है, यहां पर आप वो परसेंटेज वाली टेबल का फंडा अप्लाई नहीं कर सकते हो। कर सकते हो, प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड का मास है, मेटल का मास है, पहले आपको मेटल का परसेंटेज निकालना होगा, फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना होगा। मेरे पास डायरेक्ट तरीका है जो मैंने आपको सेकंड मेथड यहां पर सिखाया। कैसे? सबसे ज्यादा याद करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अगर मैं वेनेडियम ऑक्साइड की बात कर रहा हूं तो उसमें वेनेडियम होगा, ऑक्सीजन होगा। कितना होगा ये नहीं पता, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से क्या बोल सकता हूं कि मास ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड जो होगा वो किसके इक्वल होगा? मास ऑफ वेनेडियम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा,
एक और चीज आप ध्यान रखना, मैं ऑक्सीजन लिख रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चंस में ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन एटम से ही होता है ना, मॉलिक्यूल से नहीं होता। एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्वेश्चन है तो वहां पर ऑक्सीजन लिखा हुआ है, उसका मतलब आप ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं। तो मास ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड तो कितना दिया हुआ है आपको 2.74, मास ऑफ वेनेडियम पता है कितना 1.53, यहां से आप मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हो। तो आपको इस कंपाउंड में मास ऑफ ऑक्सीजन पता लग गया, दैट वुड बी 1.21 ग्राम, जो आप इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक, बस अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इस ऑक्साइड में आपको वेनेडियम का मास पता है, ऑक्सीजन का मास पता है, तो ये वेनेडियम, ये ऑक्सीजन, और दोनों के मासेस आपको पता है। वेनेडियम का मास है 1.53 और ऑक्सीजन का मास आपने कैलकुलेट किया, ये कितना 1.21। दोनों के मास से दोनों का मोल्स का रेशियो निकाल लो। तो सिंपल, इसके मोल्स कितने 1.53 डिवाइडेड बाय 51 और इसके मोल्स कितने 1.21 डिवाइडेड बाय 16 आ गया। बस अब जो दोनों के मोल्स का रेशियो होगा वही इनके एटम्स का रेशियो होगा। तो इसके मोल्स आप कैलकुलेट करवाएंगे 0.03, इसके मोल्स आएंगे 0.075। डिवाइड करो तो डिवाइड बाय 0.03, दिस डिवाइडेड बाय 0.03, तो ये तो हो गई 1 और ये वैल्यू हो जाएगी 2.5। अब बताओ मेरे पास रेशियो क्या बना 1:2.5, यानी VO 2.5। लेकिन हमने बोला सिंपल रेशियो, हम इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। दूसरा बताओ, मैं 2.5 को 2 लिखूं या 3 लिखूं? तो बिल्कुल बीच वाली वैल्यू है ना। तो ना मैं इसको 2 लिखूंगा ना मैं इसको 3 लिखूंगा, मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा 5/2। कितना लिखूंगा 5/2। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा V2O5। तो ये बन गया आपके वेनेडियम ऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला। आती है बात समझ में? तो इस तरह से अगर आपको परसेंटेज नहीं पता है और कंपाउंड में एलिमेंट्स के मास या फिर मोल्स पता है तो वहां से भी आप उसका एम्पेरिकल या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? चलो, तो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम लोगों ने एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना सीखा। उससे पहले मैंने आपको सिखाया परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या होता है, कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो अब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार काम में आएगा, तो इसको ध्यान से सॉल्व करना। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं।